से कामयाबी तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज स्वागत है आपका। आज की जो हमारी सेलिब्रिटी है वो 2 in 1 नहीं है, 3 in 1 नहीं है, बल्कि ऑल इन 1 है। आइए देखते हैं एवी। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जिनकी कोशिश में कोई कमी नहीं होती। ऐसी ही एक कामयाब हस्ती का नाम है नंदिता दास। 7 नवंबर सन 1969 को जन्मी नंदिता दास के पिता जतिन दास एक मशहूर उड़िया पेंटर और मां वर्षा एक जैन गुजराती हैं जो कि स्वयं एक लेखिका है। नंदिता का जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन ये पली बढ़ी दिल्ली में। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर डिग्री तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से हासिल की। इन्होंने अपने अभिनय का सफर थिएटर ग्रुप जन नाट्य मंच से किया था। नंदिता ने 10 भाषाओं की 30 से ऊपर फीचर फिल्मों में काम किया है। फायर, अर्थ और बवंडर जैसी फिल्मों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। एक तरफ जहां उन्हें उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, वहीं उनकी खुद डायरेक्ट की फिल्म फिराक के लिए 20 अवार्ड्स मिले हैं, जो कि 50 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है। नंदिता दास चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। इन्होंने एक प्ले लिखा है जिसके निर्देशन के साथ साथ इसमें अभिनय भी किया है। दर्शकों द्वारा ये प्ले बहुत सराहा गया। नंदिता सन 2014 की येल वर्ल्ड फेलो रही हैं, जो उन 16 ग्लोबल लीडर्स में से एक हैं जिन्हें 4000 एप्लीकेंट्स में से चुना गया था। आजकल नंदिता कई सोशल कार्य करते हुए एडवोकेट इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए कार्यरत हैं। कोशिश से कामयाबी तक के उनके दिलचस्प सफर के बारे में आइए जानते हैं नंदिता दास से। तो आइए स्वागत करते हैं आज की हमारी सेलिब्रिटी नंदिता दास का। नंदिता जी, जी नहीं कहूंगी अब। बिल्कुल भी जी मत कहिए। How are you? छोटी हैं और आप मुझे बिल्कुल तुम जो मर्जी कहिए। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नंदिता, मैंने पहली फिल्म जो आपकी देखी थी वो थी फायर, और मुझे तुम्हारा काम उसमें इतना पसंद आया था, आई कैन नॉट टेल यू। थैंक यू। बहुत बहुत फाइन और बहुत नेचुरल आर्टिस्ट हैं आप। तो पता ही नहीं था कुछ क्या कैसे फिल्म करते हैं, तो बस ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिकली नेचुरल हो गई। पर जो भी था बहुत अच्छा था। आपके फादर जतिन दास और आपकी मॉम एक गुजराती राइटर हैं, तो एक पेंटर हैं घर में, एक राइटर हैं। आई नो आप लिखती हैं, लेकिन पेंटिंग में मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल शौक है। शौक तो बहुत है, आता नहीं है। क्योंकि जब मैं छोटी थी और मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी आज़ादी दी हर तरह के सवाल पूछने की, हर तरह का जो भी करना हो वो करने की, अपने ख्वाब खुद देखने की, तो इसीलिए कभी कुछ रिबेल करने का मौका नहीं मिला। कि आप किसके खिलाफ, आप मतलब यंग होते हैं तो कुछ एक रिबेल करने का मन करता है। तो सब मुझे कहते थे, अच्छा तुम जतिन दास की बेटी हो तब तो तुम भी पेंटर बनोगी। तो शायद मैं 10-11 की थी और मैंने ऐसे ठान ली कि नहीं, मैं पेंटिंग कभी नहीं करूँगी। और अब मैं बहुत पछता रही हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेंटिंग तभी करो जब आप पेंटर हों। आप कुछ भी और कर सकते हैं, उसके साथ ये शौक है उसको तो कर ही सकते हैं। लेकिन समहाउ पेंटिंग इसीलिए छूट गया, और राइटर भी बाय डिफ़ॉल्ट बनी हूँ। मतलब कोई जान के कि अच्छा मुझे राइटर बनना है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी पहली फिल्म लिख दी। सडनली आप फिल्मों में कैसे आ गई सोशल वर्क करते करते? हाँ, ये थोड़ा सा मतलब उल्टा ही मामला रहा, क्योंकि मुझे कभी भी एक्टिंग का उस तरह से शौक नहीं था। मतलब स्कूल के नाटकों में करती थी, बहुत मज़ा आता था। नुक्कड़ नाटक भी किए मैंने, सफदर हाशमी जिन्हें जिनका मर्डर भी हो गया, नाटक करते करते उनके साथ मैंने 4 साल जन नाट्य मंच जो उनका नुक्कड़ नाटक ग्रुप था उसमें भी काम किया। लेकिन तब भी मुझे कभी एक्टर बनने की कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी। इसीलिए देखा जाए तो मैं आपके प्रोग्राम के लिए सही गेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ना मैंने कोशिश की एक्टिंग की और ना मैं कामयाब हुई हूँ। इसलिए कोशिश से कामयाबी, ये पता नहीं कैसे टाइटल मेरे पे बैठता है। क्योंकि एक्टिंग बिल्कुल डिफ़ॉल्ट से दीपा मेहता किसी के थ्रू हम लोग साथ मिले, फायर ऐसे ही मतलब हो गई। और फिर फायर जब लोगों ने देखी तो कुछ और ऑफर्स आने लगे। गोविंद नहलानी के साथ मैंने 1084 की माँ की, फिर दीपा मेहता ने अर्थ की, 1947 अर्थ। तो ऐसे एक के बाद एक होने लगा। पर मेरे लिए अभी भी 40 फिल्में अब मैंने की हैं,
अलग अलग भाषाओं में, और 18 साल हो गए। आपने तो बीच में ही, बिल्कुल एक्टिंग के बीच में, आपने अपनी इतनी यंग एज में पहली फिल्म प्रोड्यूस करी और उसे डायरेक्ट किया और उसमें आपने काम भी किया। तो बताइए कैसे हुआ ये? तो पहली बात तो जैसे आपने ये भी पूछा था कि सोशल वर्क से मैं फिल्म में आई, पर क्योंकि सोशल वर्क के बैकग्राउंड से फिल्म में आई थी, समहाउ मेरी जो चॉइसेस थी फिल्म में उसका भी एक इम्पैक्ट, जो सोशल वर्क के जो दिन थे, जिस तरह के लोगों से मैं मिली, काफ़ी सारे ग्रास रूट लेवल वर्कर, पूरे देश के अलग अलग भागों में जहाँ मीडिया की कोई पहुँच नहीं है, वहाँ भी लोग कितने मन से और दिल से काम करते थे, वो सब देखने के बाद ये जायज़ था कि जिस तरह की फिल्में मुझे आकर्षित करती थी वो भी उसी तरह की थी, जो ज़्यादा रियलिस्टिक थी, जिनमें ऐसी कोई कहानी थी जो थोड़ी अलग थी। चूजी रहे हैं आप बहुत अपनी और इसीलिए कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा से उस तरह का लगाव, मैं बिल्कुल भी उसे ये नहीं मानती हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, देयर इज नो वैल्यू जजमेंट टू इट, बट शुरुआत से मेन स्ट्रीम सिनेमा का वो रुझान रहा ही नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप खुद नहीं देखते थे मेन स्ट्रीम सिनेमा, तो मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला। अगर रमेश जी होते तो अभी मुझे अभी मारते, क्योंकि मैंने शोले भी बहुत सालों बाद देखी, क्योंकि जब सबको डायलॉग्स आ गए और मुझे भी रट गए बिना देखे, उसके बाद जाके शायद मैंने कभी देखी। लेकिन पैरेलल सिनेमा जिसे कहें, उसमें आपने जितने भी महारथी हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स माने जाते हैं, श्याम बेनेगल हों, गोविंद नहलानी हों, दीपा मेहता हों, सिमरनाल सेन हों, तो आपने मतलब आपने अपनी एक जगह बना ली उस सिनेमा में, एंड यू डिड वर्क विद द बेस्ट। I was fortunate, but मैंने उतना ही आप काम, बिल्कुल नहीं कह सकती कि मैं कामयाबी तक नहीं पहुंची। कामयाबी की डेफिनेशन क्या है उस पे हम लोग बहस कर सकते हैं। बहुत मैंने उतना ही काम बिल्कुल नए डायरेक्टर्स के साथ भी किया है। तो मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट, आप एक्ट्रेस हैं, आप समझेंगी कि जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि भाई कहानी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, करेक्ट, फिर इसे कौन जो करने वाले हैं उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विजन है, और उसके बाद आपका रोल क्या है। एज एन एक्टर कई लोग रोल पहले देखते हैं और वो भी, उनकी भी बात सही है, पर मेरे लिए रोल एज एन एक्टर कई लोग पहले पैसा भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी है, तो अपनी जर्नी है, पर मेरा जो प्रोसेस रहता है वो ज़्यादातर मतलब स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और फिर रोल, और उसकी वजह से कभी कभी लगता है कि अच्छा मैंने शायद एक जैसी ज़्यादा फिल्में की, एक जैसी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मुझे कई लोग कहते हैं कि अच्छा तुम तो ये रूरल फिल्में ज़्यादा करती हो, हर फिल्म में कुछ गांव की कहानी होती है। मैं कहती हूँ भाई आपकी मेन स्ट्रीम फिल्म तो साउथ बॉम्बे के आगे कई बार नहीं जाती है, तो फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि पूरे इंडिया में तो कितनी कहानियाँ हैं। महाराष्ट्र की कहानी केरला की कहानी से बहुत अलग है, और केरला की बंगाल से है, और 10 भाषाओं में करने की वजह से मेरे ख्याल से मुझे एक मौका मिला एक हमारे अपने मुल्क को जानने का, बिकॉज अदरवाइज हम बहुत सतही तरीके से जानते हैं। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, अब बम्बई में हूँ पिछले 5 साल से, वैसे पैदाइश मेरी बम्बई की है, सो आई काइंड ऑफ डिड माय सर्कुलर अराउंड एंड केम बैक टू बॉम्बे एंड टू वर्ली। वर्ली में मैं, हाँ दैट्स वेयर माय पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन वर्ली, सो बिल्कुल उसी इलाके में आके वापस आई। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग है, और मुझे मालूम है आप वापस क्यों आई थी, लेकिन जरा स्टोरी शेयर कीजिए कि आप मुंबई वापस क्यों आई। समहाउ मेरे लिए बॉम्बे इंडस्ट्री वाज द मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, और जब वहाँ मुझे जाना ही नहीं तो फिर वहाँ रहना क्यों, ऐसा एक सोचती थी, क्योंकि दिल्ली मेरे लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड था। और आपने रीजनल की तो आप तो अलग अलग जगह पे शूट करती थी, कभी तमिल में तो कभी और फिर दिल्ली वापस आ जाती थी, और वहाँ पर मैं अपना सोशल एडवोकेसी का काम भी करती थी, और वो मेरे लिए एक तरह से छुट्टी के दिन भी होते थे, क्योंकि माँ बाप और फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ वहाँ, पढ़ना वढ़ना सब वहीं होता था। सो इसीलिए इसके पहले आपने मुझे पूछा फिर डायरेक्शन मैंने बीचों बीच कैसे घुसा दिया। तो ऐसा फिर जैसे एक्टिंग में कोई प्लानिंग नहीं थी, वैसे ही डायरेक्शन में कोई प्लानिंग नहीं थी। 2002 में जब गुजरात में जो दंगे हुए, जो फसाद हुए, उसके बाद काफ़ी मैं इम्पैक्टेड हो गई कि हम लोग धर्म के नाते और इन सब की चीज़ों की वजह से हमने कितना एक हम और आप एक जो डिवीज़न एक क्रिएट कर दिया, और एक ह्यूमन स्टोरी मैं कहना चाहती थी। एक पोस्ट राइट फिल्म, क्योंकि मुझे खुद वायलेंस देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा। तो मैंने फिल्म भी सेट की, फिराक नाम की एक फ़िल्म 2008 में मैंने डायरेक्ट की, और वो उसी नीड से निकली। ये नहीं कि मुझे डायरेक्टर बनना है, चलो मैं कहानी ढूंढती हूँ, अगर ऐसा होता तो शायद मैं एक आसान कहानी ढूंढती, क्योंकि पहली फिल्म में आप खुद ही सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और ना मुझे कभी फिल्मी कोई ट्रेनिंग थी, ना डायरेक्शन की कोई ट्रेनिंग थी, ना कभी मैंने किसी को असिस्ट किया, ना मैं बहुत फिल्में देखती हूँ। तो मैं कूद पड़ी शायद अपने इस कन्विक्शन की वजह से कि मुझे ये कहानी कहनी है, और उसकी वजह से मैंने लिखना भी शुरू किया, और फिर उसको लेकिन नंदिता, छोटी फिल्म बनाने के लिए फंडिंग बहुत मुश्किल होता है, और आप किस तरह इतनी यंग एज में विदाउट एक्सपीरियंस, हाउ आर यू एबल टू फंड द फिल्म? Well, I went to a very sort of mainstream studio, परसेप पिक्चर कंपनी, उन्होंने कहा कि आप बनाइए।
अनफॉर्चुनेटली उस लेवल का सपोर्ट उनसे नहीं मिला, क्योंकि फाइनली तो आप जितना भी पूरी मेहनत से दिलो जान से आप बनाते हैं और रिलीज़ अगर आपकी सही तरीके से ना हो, और काफ़ी बार क्या होता है जो छोटी फिल्में होती हैं वो रिलीज में मार खा जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो मार्केटिंग में उतना पैसा डालते नहीं है। हमारी तो प्रोडक्शन ही मुश्किल से उनके मार्केटिंग के 1/3 फंड में होती है, तो फिर हम मार्केटिंग कहाँ से करेंगे? और हमको कम्पीट तो वही चैनल्स पे करना है, वही होर्डिंग, वही पेपर अखबार में जो इश्तिहार वगैरह, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर आपको लगता है कि आज के टाइम में विद वेब सोशल मीडिया इतना बड़ा हो रहा है, फिराक वाज बिफोर सोशल मीडिया, जिसकी वजह से वो वर्ड ऑफ माउथ जिस तरह, पर अभी वो फ्री में यूट्यूब में है। आई नो हमको पायरेसी के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन चुपके से अगर मैं कहूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो दिखाई देख रहे हैं और लोग बहुत देख रहे हैं। मतलब किसी में 7 लाख का है कि किसी वो वेबसाइट में कभी कभी देखती हूँ तो काफ़ी लोग देखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, मुझे अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में दिखाते हैं। नंदिता दैट यू कैन स्टिल, आप उसको मोनेटाइज कर सकती हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे जो मोनेटाइज करने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं वो भी मैं सब त्याग करके, मतलब क्या है कि एक बार आप एक जर्नी ख़त्म कर दो, फिर आप क्या करेंगे? वो पैसे पीछे के पास है और वो लोग आई एम श्योर जो अपना कर रहे हैं, जो है वो कर, तो पैसे से ज़्यादा यू वांट इट टू बी सीन, यू मेक अ फिल्म सो दैट पीपल कैन वॉच इट। बट दे हैव बीन सपोर्टिव। कभी मुझे कहीं दिखानी होती है तो मैं उनको लिखती हूँ कि आप ज़रा वहाँ भेज दीजिए, तो वो भेज देते हैं। पर बस अब तो मतलब फ्री में जब यूट्यूब पे देख सकते हैं तो फिर अब उसको क्या मोनेटाइज करना। हाँ, मैंने जब फिराक बनाई थी, जबकि उसके पहले मैं कई फेस्टिवल्स एज एन एक्टर जा चुकी थी, क्योंकि काफ़ी सारी जो मेरी रीजनल फिल्म्स हैं वो बेचारी अपने स्टेट में चलती हैं, फेस्टिवल में जाती हैं और फिर ज़्यादातर मर जाती हैं। तो वो एज एन एक्टर हैड गॉन टू मैनी डिफरेंट फेस्टिवल्स। पर जब मैंने फिराक बनाई तो मुझे लगा ये तो किसी फेस्टिवल के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंडियन हमारे कॉन्टेक्स्ट की फिल्म है। आप कभी कभी इस सब्जेक्ट के इतने क्लोज हो जाते हो कि इसके बावजूद दैट आई न्यू दैट फेस्टिवल सिनेमा क्या होता है, आई वॉज वेरी सॉर्ट ऑफ नैरो अबाउट द वे आई लुक्ड एट इट। तो मुझे लगा कि ये तो किसी फेस्टिवल में जाएगी नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आएगी हमारे रेफरेंसेस, हमारे कॉन्टेक्स्ट। पर टोरंटो के फेस्टिवल डायरेक्टर ने जब देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई, तो मेरा प्रीमियर वहाँ किया गया। प्रीमियर वहाँ किया गया और उसके बाद देन इट वेंट टू मोर देन 60 फेस्टिवल्स ऑल ओवर। मतलब बुसान, जहाँ से मैं अभी वापस आई हूँ, मतलब लंदन, इस्तांबुल, ग्रीस, रशिया, साउथ अफ्रीका, ऑल ओवर ट्रैवल। और मुझे जो सीखने को मिला कि फिल्म की जो भाषा है वो सच्ची में बाउंड्रीज़ को क्रॉस करती है। हर जगह में जाती थी, लोग अपने जो उनके जो मसले थे उससे वो कनेक्ट करके बोलते थे, ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ भी एक अस एंड देम वाली फीलिंग है, हमारे यहाँ भी प्रेजुडिस है, हमारे यहाँ भी स्ट्रगल विद आइडेंटिटी है, तो इतना कोई फर्क नहीं है। एंड दैट वाज अ ग्रेट ह्यूमन लर्निंग बीइंग्स प्रोसेस। तो सेम ही है ना पूरे वर्ल्ड में, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, वो तो सेम यूनिवर्सल है, इसीलिए हम कहीं की भी फिल्म देख के कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नंदिता दास से। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नंदिता दास से। तो नंदिता, हम बात कर रहे थे फिराक के बारे में जो आपने बनाई, और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में उसको देखा गया, सराहा गया। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, कितने होंगे गिनती में? अराउंड 20, शायद 10 बाहर और 10 इंडिया में, तो 20। पर अवार्ड्स ठीक है, खुशी ज़रूर होती है उस वक्त, पर फाइनली आप जो पहले भी मैं कह रही थी कि लोग देखें, लोगों तो तक जानी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स आपको मिले हैं, और उन अवार्ड्स में से, उन रोल्स में से आपका फेवरेट रोल कौन सा है? अभी तक किया नहीं है मैंने, सही में। स्टिल वेटिंग? आई एम स्टिल वेटिंग, टोटली नहीं। मतलब हर फिल्म के पीछे कहानी है, कुछ अच्छा भी लगा, कुछ मज़ा भी आया, कुछ में नहीं आया, कुछ में फिल्म करते वक्त इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो एंगेजमेंट थी उस फिल्म के ज़रिए जो बातें हुई उससे मज़ा आया। कई बार फिल्म की जर्नी में बहुत मज़ा आया, लेकिन वो बेचारी फिल्म मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं गई हुई या दिखाई नहीं और दी। हाँ। क्योंकि हमारे देश में रीजनल सिनेमा को एक दूसरा दर्जा उस तरह का दर्जा मिलता है, जहाँ पर दिल्ली बॉम्बे में कहाँ देखने को मिलता है। एक अच्छी मलयालम फिल्म हो या बंगाली फिल्म हो या मराठी तो बम्बई में है तो दिख जाती है। नंदिता, फायर में जो आपका रोल था, एक बहुत ही बोल्ड रोल था, और आप काफ़ी यंग थे उस वक्त, मतलब जब आपने ये फिल्म किया, तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं हुआ वो रोल करने में, या आपको ऐसा लगा कोई इंटरनल फीलिंग, मतलब फियर ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, ओह माय गॉड ये कैसा रोल है और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो डिड यू गो थ्रू दैट? और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था इस बारे में, मतलब उनका क्या रिएक्शन था? जब वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, मुझे उस तरह से कोई ऐसा लेस्बियन रिलेशनशिप जैसा भी कुछ नहीं लगा। मुझे एक लव स्टोरी दिखी उसमें, मुझे उसमें अरेंज मैरिज सिस्टम को चैलेंज करता हुआ एक कुछ एक बात कही जा रही है वो दिखा उसमें।
औरतों के पास कितनी कम चॉइसेस होती हैं लाइफ में वो दिखा, और मैं ऑलरेडी औरतों के मसलों पे काम कर रही थी, सो मेरे लिए इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, इसलिए इट अट्रैक्टेड मी इमीडिएटली। मुझे याद है जब मैंने अपनी माँ को स्क्रिप्ट दी, क्योंकि शी इज़ अ राइटर ऑल्सो, उन्होंने ऐसे कुछ पेपर नोट्स वहाँ पर बीच बीच में कुछ कुछ सीन्स में लगाए हुए थे, तो जब उन्होंने मुझे वापस स्क्रिप्ट दी तो मैंने कहा ये सब क्या है जो पीले पीले निकल रहे हैं इसमें से, नहीं मैं इसके बारे में तुम्हारे से डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में बहुत खुली डिस्कशन एक की कि अच्छा तुम कितना कंफर्टेबल फील करती हो इसमें, तुम्हें कैसा लगता है। और मैंने उनको यही कहा कि मैं इतने लिबरल फैमिली में एक बड़ी हुई हूँ, और उस बात की बहुत मुझे गर्व है उस बात का, उसके बावजूद हमने कभी भी होमोसेक्सुअलिटी पे उस तरह से बात ही नहीं की। क्योंकि वो चीज़ होती है, मतलब पता है कभी उसके खिलाफ कोई उस तरह से प्रेजुडिस नहीं था, लेकिन ढक देना चाहते हैं, मतलब बस बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं दैट आई हैडंट मेट गेज और लेस्बियंस या ऐसा कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उस चीज़ पे बात नहीं होती थी। और मुझे तो लगता है कि फायर की वजह से हमारा जो एक दिमाग में एक नोशन होता है कि वो चीज़ हमसे अलग है और इसीलिए बुरी होगी, ये जो एक आइडिया होता है उसको तोड़ने में मुझे फायर ने बहुत मदद की है। क्योंकि चाहे वो आप अलग कोई रिलीजन हो, चाहे अलग कोई कास्ट हो, चाहे अलग रीजन हो, चाहे अलग सेक्सुअल प्रेफरेंस हो, जो भी है वो हमसे अलग है, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब है। तो वो जो समझ, जो एक अंदरूनी एक अंडरस्टैंडिंग या सेंसिटिविटी जो मेरी डेवलप हुई, तो मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि दीपा मेहता या उस पूरे प्रोसेस का कि मैंने फायर की। अच्छा, ये रही आपकी फिल्मों की बात, लेकिन आप जैसे मैंने कहा कि आप ऑल इन वन हैं, पता नहीं क्या 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 अभी ऑल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मुझे और करनी है, तो ऐसा मत कहिए। तो ये बताइए कि राइटिंग आपने खुद की, प्रोड्यूस आपने की फिल्म, मतलब प्रसेप्ट ने की, लेकिन आपने उसका पूरा जुगाड़ किया, आपने कैसे उसको पूरा तामझाम किया, संभाला। नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल जैसे लोगों को वही कहने जा रही थी, आपने मेरे मुंह से वर्ड छीन लिए कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स को आपने फर्स्ट फिल्म में, हाँ, नसीरुद्दीन शाह एंड आपने कैसे संभाला वो सबको, मतलब वो भी तो यही सोचते हैं छोटी सी बच्ची है ये, मतलब इसको क्या डिड दे काइंड ऑफ सेट पे एक वो डायरेक्टर की एक जो पोजीशन होती है उसको मेंटेन कर लेना, और आप औरत हो तो और ज़्यादा मुश्किल है। और आप ऐसे मतलब अच्छे एक्टर्स जो कि अवार्ड जीत चुके हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं, और तो आप एक्ट्रेस है तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है एक्ट्रेस तो ऐसे बैठे रहते हैं, वो छाता उनके ऊपर होता है, नो ब्रेन, शीशा यहाँ होता है, और वो तो मतलब वो क्या डायरेक्ट करेंगे। बल्कि जब मैंने फिराक की तो मुझे लगा ये डायरेक्टर्स चेयर होती क्यों है, क्योंकि मैं तो एक सेकंड बैठी नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि लोग जाके बैठते कब होंगे डायरेक्टर्स चेयर में। तो जो फर्स्ट डे जो था उसमें आई एम श्योर पीपल वर वंडरिंग कि ये पता नहीं करने वाली है नहीं। बहुत अच्छे और जाने माने कैमरामैन थे मेरे साथ, रवि के चंद्रन, जिन्होंने ब्लैक और गजनी और रब ने बना दी और पता नहीं कितनी सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हुई थी। तो सबने बोला हाँ ये तो कैमरामैन फिल्म करने वाले हैं, ये पता नहीं क्या करने वाली है, नाम के लिए अभी ये है। और मेरे एक फिल्म मेकर फ्रेंड, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हें सेट पे अगर कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका तुम्हें जवाब ना पता हो तो हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलना हाँ हाँ अभी रुको 2 मिनट, मतलब कभी ये मत दिखाना कि तुम्हें नहीं माना। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे ये फिल्म में सच्ची में डायरेक्ट करना है कि डायरेक्टर बनने की एक्टिंग करनी है, क्योंकि वो तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ कि मुझे नहीं मालूम हो और फिर भी मैं ये दिखाती रहूँ कि भाई देखिए मैं डायरेक्टर हूँ, ज़रा संभाल के। लेकिन पहले दिन के बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और शायद मुझे डायरेक्ट करना आया तो बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन मैं कर पाई जो भी मैंने किया, क्योंकि मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखी थी और मैं स्क्रिप्ट के बहुत करीब थी। तो 3 साल मैंने स्क्रिप्ट के साथ बिताए, एक एक एक्टर को मैंने खुद चुना, एक एक लोकेशन मैंने खुद चुना। अहमदाबाद की कहानी थी, हैदराबाद में शूट किया। वेल इन फिराक आई हैव टू एडमिट कि फिराक में मैंने हर चीज़ शुरू से आखिर तक की, आर्ट डायरेक्शन से लेकर फोलीज क्या होता है और सबटाइटलिंग और एडिटिंग फिल्म के बाद, मतलब उस फिल्म के बाद आप किसी भी एरिया में काम कर सकती हैं। सो दैट्स व्हाई इन फिराक ऑफ कोर्स आई लर्नड इट ऑन द जॉब। कई चीज़ें सही हुई, कई चीज़ें गलत हुई, और कई लोग जो इनएफिशिएंट निकले उस पूरे प्रोसेस में, एक्चुअली दे हेल्प मी द मोस्ट, क्योंकि अगर वो एफिशिएंट होते तो शायद मैं कम काम करती। आप ध्यान नहीं देते, आप छोड़ देते ना कि भैया अच्छा आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आई एक्चुअली लर्न अ लॉट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मेरी अगली फिल्म में आई होप मैं वो गलतियां नहीं करूंगी जो मैंने फिराक में की, और कुछ नई गलतियां करूंगी। अगली फिल्म के बारे में ज़रूर बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा लेटर जी। अभी आपकी फैमिली और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करते हैं। तो आपने शादी लेट की लाइफ में, क्यों, और उसके कोई डिसएडवांटेजेस लगते हैं आपको? नहीं, मैंने शादी की थी, वो शादी इतनी अच्छी चली नहीं, सो आई सेपरेटेड फ्रॉम हिम, और मैंने फिर दूसरी शादी की।
करीब जब मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी थी जिसको कहते हैं, पर शादी एज एन इंस्टीट्यूशन मैं उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देती। रिश्ते को महत्व देती हूँ, प्यार को महत्व देती हूँ कि आपकी ईमानदारी का एक रिश्ता हो। हमारे समाज में अच्छा इसने डिवोर्स कर लिया, आप दूसरी शादी की या इतनी देर से की, और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, शायद आप भी जानती होंगी, जिनकी शादी 25, 30, 50 साल, वो लोग मर भी गए कुछ ऐसे लोग, और उनकी शादी में वो संबंध ही नहीं था। उस तरह की मैरिजेस भी होती हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, दिखा दिया, मतलब कि दिखा दिया कि भाई हम लोग साथ हैं, जबकि सबको पता भी है। लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं वैसे, सबको पता होता है, और फिर भी हम सिर्फ उस एक ढोंग को चलाते रहते हैं। तो आई डोंट बिलीव इन सो मच इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर से। मैं हेजिटेट कर रही थी आपसे एक्चुअली आपकी फर्स्ट मैरिज के बारे में नहीं, कोई hesitate की बात नहीं। यूजुअली लेडीज विमेन इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती हैं, अपनी बट पसंद आई है। शुड हैव रियलाइज्ड कि आप बहुत ही ऑनेस्ट एंड बट आई स्ट्रेट डोंट फॉरवर्ड हैं। थिंक इट्स सच अ बिग हवा, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी का अगर कोई रिश्ता रहे, चाहे आप साथ रह रहे हो, मैं तो लिव इन रिलेशनशिप के भी बिल्कुल उसमें हूँ कि चाहे आप कोई लड़की नहीं शादी करे तो भी वो उसकी मर्जी है। इज इट योर चॉइस, आर यू हैप्पी मेकिंग दैट चॉइस, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसको इतना, मतलब शादी चाहे अंदर आपके कुछ भी चल रहा हो और बाहर आपको दिखावा आपका सही होना चाहिए, हम दिखावे पे ज़्यादा महत्व देते हैं। सो फॉर मी आई रियली हैवंट गिवन इट टू मच इम्पोर्टेंस। बट जी मेरी शादी हुई, फिर सबसे बड़ी बात तो मेरी ये हुई कि मेरा बेटा हुआ, और बहुत लेट हुआ। मतलब मेरे जो बच्चे के फ्रेंड्स की जो माएँ हैं वो अभी 25-30 साल की हैं, वो घबरा रही हैं, बहुत पढ़ रही हैं मदरहुड के बारे में, और पैरानॉइड थोड़ी सी टेंशन में रहती है। और हम अब देर होने की वजह से शायद एक ऑटोमेटिकली आप मेलो हो जाते हैं, उम्र के साथ आप शांत हो जाते हैं, आप किसी होड़ में नहीं होते, आपको कहीं जीतना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। सो आई थिंक द एंग्जाइटी इज लेसर, बट आई एम नॉट सेइंग वन इज बेटर देन द अदर। यंग होते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और आप बच्चे के साथ ग्रो करते हैं, तो हर चीज़ का एक अपना वो है। और मुझे तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस है मैं ये कह सकती हूँ। मेरा बेटा 5 साल का है, एंड ही इज़ द डिलाइट ऑफ माई लाइफ। मैं अब सोचती हूँ कि वो पहले वाली ज़िंदगी थी कि नहीं थी, मैं भूल ही गई हूँ कि मेरा वो सच अ फुटलूज पर्सन, मैं ट्रैवल करती थी, 1000 चीज़ें और करती थी। बट ट्रैवल भी करती हूँ, आप भी बहुत करती है, तो कैसे मैनेज करती हैं? उसको लेके जाती हूँ मैं हर जगह, ज़्यादातर हमेशा नहीं, जैसे 4-5 दिन का ट्रिप होता है। अगर ऐसे अभी जैसे मैं बुसान फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पर मेरी अगली फिल्म के लिए मैं गई थी, तो वहाँ नहीं ले गई थी। लेकिन उसके 3 दिन पहले ही मैं 10 दिन के लिए सैन सेबेस्टियन, एक स्पेन में एक फेस्टिवल है जहाँ मैं ज्यूरी में थी। तो मैं जब उन्होंने मुझे ज्यूरी के लिए बुलाया तो मैंने उनको कहा कि मैं तो अपने बेटे को लेके आऊँगी, बिकॉज मैंने सुना है सैन सेबेस्टियन बहुत खूबसूरत जगह है, खाना वहाँ का बहुत अच्छा है, सो आई वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद माय सन। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बेबी सिटर का इंतज़ाम करते हैं। सो हम दोनों वहाँ गए, एंड ही यूज्ड टू प्ले विद द बेबी सिटर। जब मेरी फिल्म होती थी, जब मैं फ्री होती थी, तो मैं उसको लेके घूमती थी, और कई बार वो हमारी ज्यूरी मीटिंग में चुपचाप बैठ के खाता भी था। सो ही हैज़ गॉटन ऑल्सो यूज्ड टू ट्रैवलिंग विथ मी। और मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ट्रैवल करना बहुत अच्छा होता है, उनका माइंड खुल जाता है, सीखते हैं और वो खुल जाता है, माइंड खुल मैंने एक फेलोशिप की थी येल यूनिवर्सिटी में पिछले साल, 4 महीने की फेलोशिप थी, और मैं उसको साथ ले गई थी। पहली बार वो डे केयर में था सुबह से शाम, एंड एज अ वर्किंग वुमन, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर इंडियन काम करने वाली की शायद कहानी होगी कि वो खिंचती रहती है। मतलब वो अच्छी माँ भी बनना चाहती है, और अपने काम में भी अच्छी बीवी भी बने, अच्छी बेटी भी बनना चाहती है। और हम लोग ये जो दुर्गा बनने में जो लग जाते हैं अपने 10 हाथों के साथ, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इंसान पर। तो इसके बारे में और बात करना चाहूँगी मैं, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं नंदिता दास से। तो नंदिता, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे औरतों के बारे में जो काम करती हैं और उनकी जो जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दुर्गा सी बन जाती हैं, कोशिश करती हैं बनने की, तो उसके बारे में आप क्या कह रही थी, बताइए। मैं ये कह रही थी कि आज की, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो, किसी भी ओहदे पर हो, एक वर्किंग औरत को अपने ट्रेडिशनल रोल्स तो निभाने ही निभाने हैं। तो चाहे वो बाहर उतना ही कमा रही हो या उतने ही घंटे काम कर रही हो, उसे माँ बनना है उसको, हाँ सारे रोल, मतलब उसकी जो घर की जिम्मेदारी है, घर में सब सही हो रहा है, क्या खाना बन रहा है, बच्चे का टिफ़िन ठीक से है या नहीं, वो सारी जिम्मेदारियाँ भी करनी है। ऑफ कोर्स एज अ मदर यू वांट टू डू मेनी ऑफ दीज थिंग्स, बट गिल्टी जो 24 घंटे लगता रहता है हम लोग कि हम कोई काम सही से पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, या जो खिंचाव होता है, वो आदमी लोगों को उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता है। सो व्हेन अ मैन गेट्स मैरिड और बिकम्स अ फादर, हम नहीं पूछते कि अभी आप काम करेंगे, जबकि औरतों से हमेशा पूछा जाता है कि आर यू गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग।
you know, so I battle with that. अच्छा ये बताइए कि येल यूनिवर्सिटी में आप गई और आपने फेलोशिप की वहाँ पर 4 महीने के लिए 2014 में, राइट? तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस एज में आपको क्या फील हुआ कि मैं वापस पढ़ना क्यों चाहती हूँ? एंड डिड यू टुक योर सन विद यू? Yes, सो वो एक्सपीरियंस पूरा मुझे बताइए अच्छे से। जी हाँ। तो ये अचानक मुझे एक ऑफ़र आया। इसके पहले मैं 10 दिन का एक लीडरशिप मॉड्यूल हार्वर्ड में करके आई थी। वो भी मुझे अचानक कहीं से ऐसा एक ऑफ़र आया और मुझे लगा ये आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, ये सारे स्टूडेंट्स जो जाते रहते, ये है क्या, मैं जाके देख के आती हूँ। तो 10 दिन मैंने लीडरशिप पे कुछ वो ट्रेनिंग हमारी थी और सारे मिड करियर लोग थे, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से। वो मैंने किया और उसके अचानक बाद 1 महीने बाद मुझे 4 महीने का ऑफ़र आया। तो मैंने कहा ये मुझे लीडरशिप के लिए क्यों बुलाते रहते, मैं कोई लीडर बनना नहीं चाहती हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ना कोई लीडर अपने फील्ड में भी उस तरह से नहीं हूँ। और पर मुझे लगा 4 महीने का है, तो मैंने उनको लिखा सॉरी आई कांट कम बिकॉज आई हैव अ चाइल्ड। तो उन्होंने कहा प्लीज ब्रिंग योर चाइल्ड। सो आई सेड रियली इज दैट पॉसिबल? दे सेड या वी आर गिविंग यू एन अपार्टमेंट, यू नो, विद अ लवली बैकयार्ड एंड ये वो, और उसको हम डे केयर में रखेंगे, हम आपका सारा खर्चा भी उठाएंगे और आप पढ़िए। और ये पढ़ना मतलब उस तरह का स्टूडेंट का नहीं था। यहाँ सिर्फ 16 लोग थे और सब अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग काम कर रहे थे, ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे अपने अपने प्रोफेशंस में। और हमको एक्सपोजर मिला येल के जो सबसे बढ़िया जो प्रोफेसर्स हैं और दूसरे भी जो पब्लिक स्पेसेस से जो अलग अलग लोग आते थे, वो आके अपनी जर्नी शेयर करते थे, अपने काम के बारे में बताते थे। सो द आइडिया वाज दैट यू गिव एक्सपोजर टू दीज यंग, सॉर्ट ऑफ यंग तो नॉट सो यंग, बट kind of mid-career people to the world issues, problems, good things, innovations, ये वगैरह. So it was a fabulous experience for me. अच्छा, इसी को लेकर आपने एक प्ले भी लिखा जो आपने डायरेक्ट भी किया, उसके बारे में बताइए। इन बिटवीन द लाइन्स। Between the lines. जी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट और अचानक से होता है, और वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है मैं उसको एक्सप्रेस करने के रास्ते ढूंढती रहती हूँ। तो कभी थिएटर हो जाता है। ये पहली बार मैंने नाटक किया। मैं इतना ज़्यादा नाटक देखती भी नहीं हूँ, देखा ज़रूर है लेकिन नॉट अ होल लॉट। और मुझे नाटक कैसे लिखना होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं पता था, नाटक कैसे डायरेक्ट करते हैं उसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैं ये वर्किंग वुमेन और स्पेशली हमारे जैसे लोगों में जो पढ़े लिखे हैं, हमें फाइनेंशियल उस तरह की दिक्कतें नहीं है, उसके बावजूद जो इनइक्वालिटी हमारे रिश्तों में होती है, एक आदमी और औरत की जो इनइक्वालिटी है, इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसकी वजह से मैंने ये नाटक लिखना शुरू किया, फिर उसको डायरेक्ट किया। और इसमें काफ़ी चीज़ें मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी की भी हैं, मेरे दोस्तों की ज़िंदगी की भी हैं। सो आई थिंक आई हैव जस्ट ट्राइड टू फाइंड डिफरेंट मीन्स। जैसे मेरी फिराक एक अलग अपने जगह आप को से निकली, एक्सप्रेस करने का आप जरिया ढूंढती रहती हूँ, ये जरिया समझ। ढूंढ लेती हैं, जैसे चाहे मैं वो प्ले हो या फिल्म हो। हाँ, या लिखना हो। मैं पिछले 5 साल से एक कॉलम लिखती हूँ। अच्छा। पर अगर आप मुझे कहें आर यू अ कॉलमनिस्ट, आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ कॉलमनिस्ट, पर द वीक नाम का जो मैगजीन है उसमें मैं हर महीने एक कॉलम लिखती हूँ। और मेरे लिए वो एकमात्र डिसिप्लिन भी है और एक एक्सप्रेस करने का जरिया। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं आपके साथ जो बात हुई उसके बारे में भी लिख सकती हूँ, मुझे विहान के साथ मैं क्या डिस्कवर कर रही हूँ बच्चे के साथ वो भी लिख सकती हूँ, और कोई बड़े इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी लिख सकती हूँ, कोई फेस्टिवल गई। सो आई कैन, इट्स वेरी कैथार्टिक फॉर मी। एक तरह से बहुत अच्छा माध्यम मुझे मिल गया है अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करने का। तो उसी तरह से बिटवीन द लाइंस भी हुआ। पर उसमें एक बड़ी मुश्किल की बात थी क्योंकि मेरे अपनी ही ज़िंदगी के कई उसमें पहलू थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के कॉन्वर्सेशंस थे, और मेरे हस्बैंड को हस्बैंड ने आपको आपने उसमें एक्ट भी करवाया। मैंने नहीं करवाया, उन्हें एक्ट करना था, मैंने उनको मौका दिया, आप इसको ठीक से फ्रेम करिए। अच्छा ठीक है, उन्होंने एक्ट करना था, आपने नहीं, क्योंकि सब लोग मुझे कहते हैं भाई अच्छा खासा बिजनेसमैन था, तुमने उसको एक्टिंग में खींच लिया। तो मैंने कहा एक्टिंग में मैंने नहीं खींचा, वो करना चाहते थे, मतलब ही वांटेड टू एक्ट एंड आई सेड ठीक है, दिस इज घर का है। फिर वो टेक्निकली जब आप एक्चुअली उनको डायरेक्ट करती थी तो अब वाइफ डायरेक्टिंग, हाँ वाइफ डायरेक्टिंग हस्बैंड जिन्होंने कभी पहले जिंदगी में एक्टिंग नहीं की, तो मुझे बताइए कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? It was very tough in the beginning. Because I used to tell him you have to go there, do this, ये वो। So इतने सारी चीज़ें एक साथ कैसे करो, मैं जाऊँ भी और उठाऊँ भी और बोलूँ भी अपना डायलॉग एक साथ। मैंने कहा भैया तुम गाड़ी चलाते हो ना, वैसा ही है, ऐसे थोड़ी कि गियर भी शिफ्ट करते हो, क्लच भी दबाओ, मिरर में भी देखो, स्टीयरिंग भी, हम सब ऑटोमेटिकली करते। So it was very tough for him, but because the character I had written was also kind of like him a little bit and he has a good sense of humor, तो मैंने सारी जो अच्छी लाइंस हैं एक्चुअली सुबोध को दी थी, सारी जो विटी लाइंस जो थी, जो मज़ेदार थी, वो सारी उसको दी थी। और हमारी ज़िंदगी से क्योंकि उसका काफ़ी ताल्लुक भी था, आई थिंक हम एक तरह से उसमें
करते रहे और वो प्ले भी इवॉल्व होता रहा, मतलब ड्यूरिंग द रिहर्सल भी, क्योंकि अपना ही प्ले था, हम दोनों ही थे। हम घर में नीचे कम्युनिटी हॉल है हमारा, वहाँ रिहर्सल करते थे और घर में बैठ के लिखती थी मैं, सो इट वाज ऑल काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द सेम थिंग। हमने 45 शोज़ किए, पर शो के दौरान सुबोध ने कहा कि और भी शोज़ के ऑफर आने लगे, इट बिकेम क्वाइट सॉर्ट ऑफ पॉपुलर, और मैं इतने शोज़ करना नहीं चाहती थी क्योंकि हर जगह बच्चे को लेके जाओ, होटल में उसको नैनी के आया के साथ रखो, फिर जाके प्ले करो। तो उसने कहा हम इसको शूट क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा नाटक को कैसे शूट करोगे? नाटक इज अ लाइव मीडियम, यू हैव दैट रिश्ता विद द ऑडियंस। तो ही सेड नो, लेट्स शूट इट एंड वील शूट इट लाइक अ प्ले बट इन अ सिनेमैटिक वे। सो ही स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड सिने प्ले, जिसका नाम मैंने दिया है ऐसे सिने प्ले। होपफुली 10 साल बाद शायद ये डिक्शनरी में भी आ जाए। पर एक नया मीडियम हो गया नाटकों को शूट करने का। तो सुबोध का इनिशिएटिव है, अभी उन्होंने ऑलरेडी 8-9 प्लेस कर दिए हैं। मैंने उनका लेटेस्ट प्रोडक्शन में एक्ट भी किया है। विजय तेंदुलकर का एक नाटक है खामोश अदालत जारी है, जिसका ओरिजिनल था शांतता कोर्ट चालुआ है, वो भी बहुत पावरफुल प्ले है। तो इस तरह से सिने प्ले अब होने लगा। तो अब 45 प्लेस के बाद मैंने कहा अब मैं लाइव शोज नहीं कर रही हूँ, थकान हो गई है अब मुझे बच्चे को ले लेके सब जगह। अभी लास्ट हमारा सिंगापुर में था और वो उसके बाद हमने वो बंद कर दिया, लेकिन सिने प्ले में आप देख सकते हैं बिटवीन द लाइन्स। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने अपनी वॉइस भी दी है कुछ बच्चों की जो ई बुक्स हैं, कहानियाँ, जो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑडियो बुक्स कहेंगे। जी। ऑडियो बुक्स में आपने अपनी आवाज़ दी है, तो ये क्या है और ये कहाँ करड़ी चलता टेल्स है? मज़ेदार सी कहानियाँ हैं। एक गुजराती में मैंने किया, एक हिंदी में, एक कश्मीरी कहानी थी, एक पंजाबी कहानी थी, और उसको बस आप बोल के, मतलब जैसे स्टोरी टेलिंग होता है उस तरह से स्टोरी टेलिंग किया। उसके अलावा मैंने गांधी जी की जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वो भी किया, जिसमें शेखर कपूर ने गांधी जी की फर्स्ट पर्सन में आवाज़ में उन्होंने ऑडियो बुक में किया और मैंने एज ए नरेटर उसमें बोला है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ नाइस न्यू मीडियम। ऐसा कोई किसी ने मुझे अप्रोच किया, कोई नई नई चीज़ होती है तो आप एज एन एक्सपेरिमेंट करते हैं और अच्छा लगता है तो आप खुश होते हैं। इसके अलावा आप चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन भी रहीं जी, तो उसके बारे में हमें बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? 2009 में मुझे अप्रोच किया गया था ये चेयरपर्सन बनने के लिए, और मुझे लगा पता नहीं इसमें क्या करना होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप चेयरपर्सन है, ऑनररी है, आप अगर साल में 4 बार सिर्फ मीटिंग के लिए जाना चाहें तो भी जा सकती है, 10 बार जाना चाहें 10, मतलब डू एज मच और एज लिटिल एज यू कैन। बट इफ़ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस तो वो एज लिटिल से तो होगा नहीं होगा। मैं तो वहाँ पियून भी थी और मतलब अपनी स्पॉट गर्ल भी थी, लगी ऑल इन वन प्रूफ, हाँ बस ऑल इन वन ही कर रही थी, प्रूफ रीडिंग भी कर रही थी। नहीं, क्योंकि देखिए मैं सरकारी ढांचे में हूँ, तो इसीलिए सरकारी चीज़ क्या होती है, सरकार तो एक्चुअली हमारी है, हम डिस्टेंस नहीं कर सकते, हम किसको गाली देंगे, हम अपने आप को भी गाली दे रहे हैं। तो ये सरकारी इंस्टीट्यूशन बनाए इसीलिए गए ताकि आप अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें प्रमोट कर सकें जो बाकी लोग नहीं करते, क्योंकि जो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में है वो सिर्फ पैसा और इस तरह की सक्सेस मुझे लगता है जो ये सिनेमा भी जो आप बनाती हैं, जो जैसे NFDC पहले करती थी प्रोड्यूस, उस तरह तो ऐसे सिनेमाज भी दूरदर्शन और ऐसे जो चैनल्स हैं दिखाए जाते वो थे, दिखाते हैं, अभी भी दिखाते हैं कि नहीं, पर मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूं। They can afford to show these kind of films, yes, you know, but we need to reach out more, we have the infrastructure। उसी तरह से CFSI, आप सोचिए 55 साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन है। जवाहरलाल नेहरू की एक सोच थी कि बच्चों की फिल्में एक अलग से उसको किया जाए, सब अच्छा आइडिया, सब बढ़िया है। हर दूसरे साल फिल्म फेस्टिवल भी एक होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो पहले रोटेट करता था, अब सिर्फ हैदराबाद में होता है, लेकिन हर दूसरे साल। तो मेरे टेन्योर में 3 साल में 2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हुए, हमने फिल्म प्रोड्यूस की, मुझे एक प्रोड्यूसर्स हैट पहनने का मौका मिला, अलग अलग स्क्रिप्ट्स, बट बहुत काम करना पड़ा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्या होता है, लोग अच्छे, हर जगह लोग अच्छे, लेकिन वो भी मायूस हो जाते हैं कि अच्छा कोई एक चेयरपर्सन आता है, फिर वो 3 साल बाद वो चले जाते हैं। कभी कभी वो आते हैं, जो हमारे CEO हैं वो या तो IPS ऑफिसर होते हैं या इनकम टैक्स, या हमारा स्ट्रक्चर जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत बंदिश, अजीब सा है, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है जो उस पोस्ट पे आ रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटिव फील्ड से नहीं है। तो इसीलिए वो चेयरपर्सन को क्रिएटिव फील्ड से लाते हैं। पर मैंने बहुत कोशिश की कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो उसमें अच्छे अच्छे लोग हों। मैंने गुलजार साहब को उसमें रिक्वेस्ट किया, वो आए, विशाल भारद्वाज आए, मोहन अगाशी आए, से अलग अलग, जानू बरवा एक एसएमईज डायरेक्टर हैं, इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया और कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस की। मैंने गट्टू नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की, इतने 55 सालों में पहली फिल्म जो नेशनली रिलीज हुई। करेक्ट, मतलब इट्स क्रेजी। मुझे लगता था कि हाँ ये सरकार का पैसा, मतलब हमारा पैसा है, इट्स टैक्स पेयर्स मनी, और आप बस करे चले जा रहे हैं। आपके पास 250
की लाइब्रेरी है, लेकिन वो कहीं बेची नहीं जा रही है वो फिल्में। किसी को पता नहीं था कि आपकी 25 बेस्ट फिल्म्स क्या हैं। हम क्यों 250 मतलब सारी अच्छी फिल्में नहीं हैं, हम अगर एक बच्चे को दिखा रहे हैं तो बुरी फिल्म क्यों दिखाएं? हम चूज करें उसमें से कौन सी। अब चूज कैसे करें? आप और मैं, हम सब्जेक्टिव हो सकते हैं, हमें शायद पता ना हो कि जस्ट बिकॉज आई एम द चेयरपर्सन इट डजंट मीन दैट आई नो व्हिच इज द बेस्ट फिल्म फॉर अ चाइल्ड। तो उसका पूरा प्रोसेस किया, फीडबैक लेने का, अलग अलग तबकों के स्कूल्स में जाके उनको फिल्में दी, उनके टीचर्स और बच्चों के साथ एक पूरा मेथडोलॉजी इवॉल्व किया कि हम कैसे फीडबैक लें। तो हर क्षेत्र में कोशिश की, छोटे बड़े, और मेन चीज़ थी कि स्टाफ को एक्साइट किया। सब अच्छे, काफ़ी सारे अच्छे लोग थे, मेहनती लोग थे जो बोर होके सो गए थे, उनको थोड़ा जगाने की कोशिश की। और मेरा बेटा तब बहुत छोटा था, तो मैं लिटरली उसको ले जाके आज टू फीड हिम, पुट हिम ऑन द सोफा एंड वर्क यू नो। सो दोस 3 years वर क्रेजी। और जब मुझे एक्सटेंशन के लिए कहा उन्होंने, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, 3 साल मैंने, मेरे से जो हुआ मैंने किया, अब आगे इसे आप संभालिए। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जनेजा और आज हम बात कर रहे हैं नंदिता दास से। तो नंदिता, हमने काफ़ी पहलुओं पर बात की, लेकिन आपकी जो सोशल सर्विस जिससे आपने शुरू की अपने करियर कहें या जो भी, उसे आप अभी भी बहुत एक्टिवली करती हैं। तो मुझे बताइए ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिससे आप, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि आज तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं। वो तो है नहीं, पर जिस तरह का मेरा एंगेजमेंट था वो भी इन सालों में बदलता गया है। जैसे पहले मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करती थी, एक संस्था में काम करती थी औरतों के इश्यूज़ पर, एक स्लम में अंकुर नाम की एक संस्था थी, उसके बाद बच्चों के एजुकेशन पे काम करती थी। पर एक्टिंग के बाद एक अलग चीज़, मतलब वो भी मेरी ज़िंदगी में अपने आप आई। बिकॉज ऑफ बीइंग एन एक्टर, लोग आपको बुलाते हैं यहाँ वहाँ बात करने के लिए, और फिर आप एक्टर्स हैट को निकाल के, अपना सोशल वर्क हैट पहन के ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने का मौका मिलता है जिससे यू फील स्ट्रांगली अबाउट। तो आजकल मैं सोशल एडवोकेसी ज़्यादा कर रही हूँ, और ज़्यादातर औरतों के इश्यूज़ पे, कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज़ पे, यानी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में तो हैं, तो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है। ये बताइए, आप इतनी बिजी लाइफ लीड कर रही हैं, तो आपके हस्बैंड की कितनी सपोर्ट है आपको? बहुत बड़े यूनिवर्सिटी की एक स्टडी रिसेंटली आई है कि उसको अंग्रेजी में जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि द वुमेन हु रीच द एब्सोल्यूट पोटेंशियल, देयर फुल पोटेंशियल, आर दोज हु आर आइदर सिंगल और हैव सुप्रीमली सपोर्टिव हस्बैंड। और वो सुप्रीमली को रेड में, कैपिटल्स में और अंडरलाइन करके लिखा है। कहते हैं कि जब तक उस हद तक सपोर्टिव ना हो तो औरतें अपने फुल पोटेंशियल, वो अच्छा कर सकती हैं, लेकिन अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं करती हैं। लेकिन हमारे समाज में, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा से हर तबके में रही है और हर रीजन में रही है कि औरत को थोड़ा, मतलब अपनी मेहनत से और कूदते फांदते ज़रा करना पड़ता है। वो आई थिंक वो सबकी ज़िंदगी में कुछ हद तक है ही। थोड़ी सी फिल्मों की बात भी कर ले वापस जी। तो श्याम बेनेगल जी के साथ आपने काम किया, उनके साथ जो रोल किया उसके बारे में कुछ बताइए। जब उन्होंने मुझे रोल दिया और मैंने पढ़ा वो स्क्रिप्ट, उसमें अफसाना मेरा नाम था, और वो एक बहुत ही दकियानूसी और बहुत ही मतलब बैड माउथ, और उसमें भी शबाना आज़मी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ही बनी थी जो फायर में थी। हाँ। लेकिन यहाँ मैं उनको बहुत ही बुरा मानती थी और उनको काफ़ी मतलब बुरा भला कहती थी इस फिल्म में। जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया, मैंने कहा श्याम बाबू मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपने मुझे ऐसा रोल क्यों दिया? पहले जाके मैं उनसे लड़ रही थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि अब तुम्हारा सोशल वर्क तुम्हारी ज़िंदगी में इतना हावी है कि तुम एक्टिंग को भी उसी का ज़रिया मानती हो, तुम चाहती हो कि वो उसी तरह के रोल्स भी तुम करो, तो तुम एक एक्टर हो, तुमको तो हर तरह के रोल्स करने चाहिए। तो मैंने कहा ये बात भी सच है, तो आई वांट टू डू अ कैरेक्टर जो, मुझे नहीं लगता कि उस अफसाना के मेरी ज़िंदगी में उस तरह के ट्रेसेस थे, मैं ऐसा मानती थी। और जब मैं उस रोल में घुसती गई, शुरू में मैं बिल्कुल वो जैसे नेगेटिव एक होता है ना कि आप अपने कैरेक्टर को ही नहीं पसंद करते तो आप कैसे कर सकते हो, तो उस रोल में मुझे ये सीखने को मिला कि चाहे आप एज नंदिता उस कैरेक्टर को पसंद न भी करें, आपको अफसाना से प्यार होना चाहिए, और वो उस तरह की क्यों है वो समझ आपको होनी चाहिए, आप उसको जज नहीं कर सकते हो। और जब मैंने अफसाना से थोड़ी पीस बना ली, जब उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई, तब फिर मैं वो कर पाई, और वो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमिक काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है। मृणाल सेन जी के साथ भी आपने काम किया, बहुत ही उनकी आखिरी फिल्म, हाँ आखिरी फिल्म, और बहुत ही रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनके साथ एक्सपीरियंस अपना बताइए। इतना मज़ेदार शूट था। हम लोग एक ऐसी जगह में, टाकी नाम का एक ज़िला है
बंगाल में जो नदी है इच्छामती नदी, और उसके उस तरफ बांग्लादेश दिखता है, तो सूर्योदय जो होता है वो बांग्लादेश से होता है। और इतना मज़ा आया था उनके साथ शूट करने में। पर दुख की बात ये कि उनकी वो लास्ट फिल्म थी, पता नहीं वो प्रोड्यूसर अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि उन्होंने फिर उसको रिलीज़ ही ठीक से नहीं किया। उसकी एक प्रीमियर वहाँ हुआ, कायरो में गई, वहाँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला उस फिल्म के लिए, और मृणाल भी वहाँ आए थे, और उसके बाद वो गायब हो गई। इनफैक्ट अभी मैं उनसे मिली थी, मैंने उनको कहा कि आपकी आखिरी फिल्म है और कितने सारे लोगों ने देखी नहीं है, आई वुड लव टू पर्सनली वर्क ऑन री रिलीजिंग इट, बट उनको पता भी नहीं है कि उनके प्रिंट्स और वो फिल्म और कहाँ है, वो प्रोड्यूसर कहाँ है। तो इट्स अ ट्रेजेडी कि इतने अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। एंड हमारे कंट्री में उस तरह की रियली कोई बॉडी नहीं है जो इसको संभाल के रखे। आई मीन ऑफ कोर्स वी हैव अ नेशनल आर्काइव और उन्होंने किया भी है काफ़ी कुछ, बट नॉट इनफ, आई वुड से। नॉट इनफ सैडली। तो अब आ जाते हैं फ्यूचर प्लान्स पे, और आप मंटो प्लान कर रही हैं, आपका नया प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो ये अगली फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी और डरावनी लग रही है फ़िलहाल, क्योंकि इसका कैनवस बहुत बड़ा है। मंटो जो राइटर हैं 1940s अर्ली 50s के, उनकी कहानियाँ मैंने बहुत कॉलेज डेज से पढ़ी थी। उनका एक पूरा कलेक्शन जो देवनागरी, वो उर्दू में लिखते थे लेकिन देवनागरी में एक 5 वॉल्यूम का कलेक्शन है दस्तावेज़ के नाम से, तो वो मैंने पढ़ा था तब, और मैं हमेशा सोचती थी कि उनकी कहानियों पे फिल्म बनाऊंगी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक तो उस पूरा जो कैनवस अब टू रिक्रिएट 40s इज़ नॉट एन ईजी थिंग। और फिर जब मैं मंटो की ज़िंदगी पढ़ी, वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, एंड आई फेल्ट इट नीडेड अ डिफरेंट लेवल ऑफ डेप्थ, इमोशनल डेप्थ भी एक, क्रिएटिव डेप्थ एक अलग चाहिए। बट फिर आग के बाद अब 7 साल हो गए जब मैं अपनी अगली फिल्म के बारे में सोचने लगी, और सोचने से ज़्यादा वो मंटो कहानियाँ बार बार मेरे दिमाग में आती थी, और मैंने जब उनके एसेज पढ़ने शुरू किए और उनके खुद की ज़िंदगी के बारे में जानना शुरू किया, सो इट रियली वॉज इंस्टिंक्टिवली अट्रैक्टिंग मी। और मुझे लगता है मेरे फादर का कहीं उनके साथ कुछ एक जुड़ाव है, मंटोइयत है मेरे पिताजी में भी, तो जिसकी वजह से, और शायद मैं मानना चाहूँगी कि मेरे में भी थोड़ी वो मंटोइयत है, यू नो, टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ मिसफिट इन द वर्ल्ड, अपने मन का करना, अपने मन का कहना, उस तरह से पैसे से रिश्ता थोड़ा बहुत बुरा ही चलता है, मतलब उस तरह की कोई वर्ल्डली वाइज चीज़ नहीं है। तो उन सारी चीज़ों की वजह से आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और अब 2-2.5 साल हो गए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। लाहौर गई, उनकी 3 बेटियों से मिली, उनकी ग्रैंड नीस जिन्होंने एक पूरी किताब लिखी है मंटो साहब पे, उस पर मतलब काफ़ी रिसर्च और काफ़ी काम किया। अभी मेरा एक ड्राफ्ट भी रेडी है स्क्रिप्ट का, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। तो मैं होप करती हूँ और हम लोग विश करते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो, एंड लेट्स होप इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट हो आपका सब जगह पे दिखाया जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो अब हम चले जाते हैं अपनी रैपिड फायर पे। ओहो, खाली समय में क्या करती हैं? गाना सुनती हूँ। म्यूज़िक का शौक है जी, बहुत। बात करूँगी। आपका पसंदीदा रंग? देखा, आपने पूछ लिया। अब डिपेंड करता है, अब आसमान का नीला और फूल का पीला, और यू नो लाइक इट डिपेंड्स। पत्ते का हरा। वाइट ऑफ वाइट पहनती हैं आप। आज मेरे बहुत कहने पे आप पिंक पहन के आई हैं। जी, पिंक मेरे ख्याल से मेरे पास एक ही कुर्ता था पिंक, आपने बोला पिंक तो मैंने कहा तो चलिए। वाइट या ऑफ वाइट कहिए ना। नहीं, वाइट, ऑफ वाइट, आई वेयर लॉट ऑफ ऑरेंजेस, आई वेयर अ लॉट ऑफ रेड्स, मुझे उसका भी शौक है। अर्दी कलर्स अच्छे लगते हैं। रोल मॉडल जिंदगी में? बहुत सारे, जिंदगी ने मुझे बहुत सारे लोगों से मिलवाया। फेमस नाम मैं नहीं लूंगी, आप मुझे पता है उस तरफ ले जा रही है। नहीं, आप फेमस मत दीजिए, नॉन फेमस ले लीजिए। रोल मॉडल्स एक कैसे हो सकता है? आपके अलग अलग जिंदगी के पहलू हैं। कभी आप किसी को किसी से इंस्पायर होते हैं एक चीज़ में, किसी और से किसी और चीज़ के लिए इंस्पायर होते हैं। कोई एक चीज़ छोड़नी पड़े तो क्या छोड़ना पसंद करेंगी? मोबाइल। सही में मैं तंग आ गई हूँ, चाहिए भी लेकिन छोड़ना पसंद करूँगी। कौन सा मौसम पसंद है? हाँ, ये अच्छा है। न ज़्यादा ठंड हो न ज़्यादा गर्मी, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी में सहन कर सकती हूँ, लेकिन हर मौसम, दिल्ली को मैं मिस करती हूँ वैसे, क्योंकि गर्मी होती है तो आम खा सकते हैं, एक सीज़न में भुट्टा खा सकते हैं, एक सीज़न में वाटरमेलन खा सकते हैं। यहाँ तो अब सब कुछ 12 मासी मिलता है तो मज़ा नहीं आता है। कौन से सीजन में क्या है पता भी नहीं है। ड्राई फ्रूट हाँ, पूरे साल मिलता है, एंड विंटर तो होती ही नहीं है। ठंड में ऐसे ऐसे करते हुए जो पकौड़े खाने का मज़ा और है। अच्छा, किस टाइप की फिल्में पसंद है? जो ज़िंदगी की कहानियाँ हों, असली कहानियाँ हों। फेवरेट गेम? फेवरेट गेम पता नहीं, कैरम और आई डोंट नो, बहुत दिनों से खेला नहीं है मैंने। हाँ, आई एम नॉट टू स्पोर्टी। अगर हॉलीडे पे जाना हो तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? इतनी जगह है, इसका फेवरेट पूछना तो ज़्यादती है,
क्योंकि इंडिया में इतनी जगह हैं और बाहर इतनी जगह, और मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ उसके बावजूद, और 10 लाख जगहें हैं सब जगह। अच्छा, 60 के फेवरेट फिल्म? मतलब ज़्यादातर गुरुदत्त, बिमल रॉय, उस तरह की फिल्में अच्छी एक फिल्म? लगती हैं। एक फिल्म, ये ज़्यादा मैं कभी नहीं करूँगी। कैसे आप कह सकती हैं? 2 बीघा ज़मीन, या कागज़ के फूल, या कितनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में तो उस दौरान थी। बंदिनी। म्यूजिक का आपको बहुत शौक है? जी बहुत शौक है। तो किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं? बचपन में मेरे घर में सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बजता था, तो उसकी ज़्यादा आदत थी। उसके बाद कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गानों का शौक़ होने लगा, मेरी माँ और दूसरे दोस्तों के साथ वगैरह, तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं। फोक म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, वर्ल्ड म्यूज़िक में जैज़ वगैरह अच्छा लगता है, तो हर तरह। तो मूड के हिसाब से म्यूजिक लगाती हैं घर पे? हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल ज़्यादा गुनगुनाती भी हैं, गाती भी हैं, या सिर्फ सिर्फ गला? आपने देखा बीच बीच में हर ब्रेक में मैंने एक कंठिल ली थी, तो आप मुझे गाने को तो बिल्कुल नहीं कह सकती हैं। पैसे गाती हैं? गुनगुनाती जरूर हूँ, मजा आता है गाने में। बाथरूम सिंगर है। पर आई थिंक सबको, जैसे मेरे फादर कहा करते थे कि यू डोंट हैव टू बिकम अ पेंटर, यू नो, टू पेंट, और यू डोंट हैव टू बिकम अ सिंगर। आप गाना बजाना, पेंटिंग, ये सब अपने शौकिया कर सकते हैं। करेक्ट। बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इस वक्त हमें प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। उससे पहले जी आपको हमारे लिए ऑटोग्राफ साइन करना होगा हमारी बुक कैसे आप में। भिजवाएंगे हमारे दर्शकों को, ये बताइए। हम दिखा आज डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। बिल्कुल नहीं, हम बुक दिखा देंगे उनको सिंपल। और आप साथ में एक ऑटोग्राफ और थोड़ा सा हमारे शो के बारे में आप जो भी लिखना पसंद करें जी वो लिख दीजिए। आप आ जाएंगे यहाँ? जी बिल्कुल, कैमरा सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।